बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग महंगा टिकट खरीदना चाहते थे। एजेंट इन्हें सस्ता टिकट देना चाहता था। वो दोनों मुसलसल तकरार कर रहे थे। एजेंट बता रहा था, सर ये भी फर्स्ट क्लास है, ये आपको 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। लेकिन बुजुर्ग का कहना था, बेटा मैंने आपसे सस्ती टिकट का मुतालबा नहीं किया। एजेंट इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, आप अपना पैसा बिला वजह ज़ाया ना करें। लेकिन बुजुर्ग डटे रहे। उनका कहना था, मैं महंगी तरीन सीट ही लूँगा। तकरार के आखिर में फैसला हो गया। एजेंट ने बुजुर्ग को सीट दे दी। वो सीट इन्हें 13.5 लाख रुपए में पड़ी। ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली, दस्तखत किए और चेक एजेंट के हवाले कर दिया। पास खड़े एक शख्स ने पूछा, सर आप क्या करते हैं? उन्होंने बताया, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। उसने पूछा, आप रिटायर्ड होने से पहले क्या करते थे? वो बड़े प्यार से बोले, मेरी कपड़े की दुकान थी। उसने पूछा, दुकान या फैक्ट्री? वो बोले, 15 बाई 20 फुट की छोटी सी दुकान। उसने पूछा, क्या ये आपका कुल कारोबार था? वो बोले, हाँ 100%। मैंने रावलपिंडी में 40 साल कपड़ा बेचा। उसने पूछा, आपके पास फिर लंबी चौड़ी ज़मीन जायदाद होगी? वो फौरन बोले, हरगिज़ नहीं, बस एक आबाई घर था और 2 दुकानें थीं। दुकानें दोनों बेटों ने ले ली। मकान मैंने आधा बेच दिया और आधा बच्चों को दे दिया। उसने पूछा, क्या आप बच्चों के साथ रहते हैं? बोले, हरगिज़ नहीं, मैं 2 साल से होटल में रह रहा हूँ। साल में एक बार मुल्क से बाहर जाता हूँ, रेस्टोरेंट्स में खाना खाता हूँ और बस। उसने अर्ज़ किया, फिर आपने इतना महंगा टिकट क्यों खरीदा, जबकि आज के दौर में अमीर से अमीर लोग भी इतने पैसे सफ़र पर खर्च नहीं करते और आप बज़ाहिर अमीर भी नहीं हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। वो बोले, मैं रावलपिंडी में कपड़े का कारोबार करता था। दुकान अच्छी चल रही थी। 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बीवी नेक और घरेलू थी। मैं फैसलाबाद के एक मिल ओनर से कपड़ा खरीदता था और वो कपड़ा परचून में बेच देता था। मैं हफ्ते में एक बार फैसलाबाद जाता था। मेरी इस आमदरफ्त की वजह से वो मिल ओनर मेरा दोस्त बन गया। वो जब भी रावलपिंडी आता था, वो पीसी में ठहरता था, मुझे दावत देता था और मैं इसके साथ खाना खाता था। वो बड़ी रगबत से खाता। वो मुझे बताया करता, वो दिन में एक बार सालमन फिश ज़रूर खाता है। मैंने इसके साथ सालमन फिश खानी शुरू की तो मैं भी इसका आदी हो गया। मैं भी फिश खाने लगा। हम दोनों दोस्त थे। लेकिन फिर इस बेचारे का डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला पैदा हो गया। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए, फैक्ट्रीज में यूनियंस बन गईं, रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया और अगवा बराए तवान और बत्ताखोरी भी शुरू हो गई। बांग्लादेश ने उस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टैक्स फ्री कर दिया। मेरा दोस्त बांग्लादेश गया, बंगाली बिजनेसमैन के साथ जॉइंट वेंचर किया और अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट कर दी। वो बांग्लादेश में कामयाब हो गया, लेकिन फिर दोनों पार्टनर्स के दरमियान इख्तलाफ हुआ। मामला अदालत तक गया और बांग्लादेश की अदालत ने बंगाली बिजनेसमैन के हक में फैसला दे दिया। यूं वो बेचारा महल से फुटपाथ पर आ गया। वो पाकिस्तान आ गया। फैसलाबाद में इस दौरान इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका था। वो यहाँ भी कोर्ट कचहरियों में उलझ गया। बीवी ये उतार चढ़ाव बर्दाश्त न कर सकी। वो बीमार हुई और इंतकाल कर गई। उसने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया। वो यूनिट बेटे के हवाले किया। बेटे ने वो बर्बाद कर दिया। दूसरे बेटे को कारोबार में डाला, वो भी नाकाम हुआ और बीवी बच्चों को लेकर कनाडा शिफ्ट हो गया। बड़ा बेटा नाकामी के बाद नशे का आदी हो गया। वो नशे के हाथों हॉस्पिटल पहुंच गया। बेटी की शादी की, ससुराल ने घर मांग लिया। उसने अपना वाहिद घर बेटी को दे दिया। यार दोस्त भाग गए और अजीज रिश्तेदार साइड पर हो गए और यूं वो बेचारा पूरी दुनिया में बेदस्तोपा हो गया। मैं इसके रुजू ज़वाल का ऐनी शाहिद था। वो खुददार था। उसने मुझसे मिलना भी तर्क कर दिया था, लेकिन मैं इसे ढूंढ डांट कर मिल लेता था। हम खाना खाते थे, पुराना वक्त याद करते और हंस रोकर अपने अपने ठिकाने पर आ जाते। वो ज़िंदगी के बोझ के साथ साथ चलता रहा, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आ गया जब किराए का मकान भी इसके बस की बात ना रही। वो हकीकतन कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया और फिर एक दिन वो गायब हो गया। मैं इसे तलाश करता रहा, लेकिन वो ना मिला। मैं अपने काम काज में मसरूफ़ हो गया। मुझे एक दिन एडी फाउंडेशन से फ़ोन आया। मुझे बताया गया, आपका एक अजीज़ शदीद अदालत में हमारे पास मौजूद है, आपसे मिलना चाहता है। मैं तशवीश के आलम में एडी फाउंडेशन पहुंच गया। वो मुझे ओल्ड पीपल होम में ले गए। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वो अदालत के आलम में बिस्तर पर पड़ा था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल का मर्ज बेकाबू हो चुका था और वो हकीकतन हड्डियों का ढांचा बन चुका था।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इसके पास बैठ गया। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और आहिस्ता आवाज़ में बोला, यार शकूर साहब, खाने का बहुत दिल कर रहा था। मैंने फ़िश के लालच में इनको आपका नंबर दे दिया। मैं आंखें पोंछता हुआ उठा, पीछे गया, फ़िश पैक कराई और इसके पास आ गया। उसने बड़ी मुद्दत बाद अच्छा और साफ़ सुथरा खाना खाया। मैं इसके बाद रोज़ाना इसके पास जाता, हम खाते और धूप में बैठकर गपशप करते। मैंने इसे अपने घर लाने की कोशिश की, लेकिन इसने इनकार कर दिया। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो बेहतर हो गया। वो अब चल फिर भी सकता था और अपने काम भी खुद कर सकता था। उसने इसके बाद अपनी बाकी ज़िंदगी एदी फाउंडेशन के लिए वक्फ कर दी। वो ओल्ड पीपल होम में रहता था, बीमारों की खिदमत करता था, नमाज पढ़ता था और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता। हम दोनों हफ्ते में एक बार होटल जाते, खाना खाते और काफ़ी पीते। ये रूटीन इसके मरने तक जारी रही। मैं इसे एक रात वापस छोड़कर आया। वो बिस्तर पर लेटा और फिर दोबारा ना उठ सका। हमने उसके बच्चों से राब्ते की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। हमारे पास कनाडा वाले बेटे का नंबर नहीं था। दूसरा बेटा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था, उसे होश नहीं था। बेटी खावंद और बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए यूरोप गई हुई थी। हमारे पास उसका राब्ता नंबर भी नहीं था। अजीज़ रिश्तेदार और दोस्त अहबाब को बुलाने से इसने रोक दिया था। वो वसीयत करके मरा था, मेरी मौत की कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी और मेरे किसी अजीज़ रिश्तेदार को इतला नहीं दी जाएगी। चनांचे अजनबी लोगों ने इसका जनाजा पढ़ा। अजनबियों ने इसे कब्र में उतारा और अजनबी कब्रिस्तान में इसे दफन कर दिया गया। मैं दोबारा अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया। मैंने एक दिन अपने बेटे को डांट दिया। वो बिफर गया और बोला, आपने हमारे लिए किया क्या है? ये मुख्तसर सा फिक्रा मेरे सीने में लगा। मुझे अपना मरहूम दोस्त याद आ गया और एहसास हुआ, ये सब माया है। ये सारा माया ख़त्म हो जाएगा। माल वो है जो आपने इस्तेमाल कर लिया और खुशी वो है जो आपने महसूस कर ली। और बस, मेरी बीवी फोत हो चुकी थी, बच्चे शादीशुदा थे। मैंने दोनों बेटों को एक एक दुकान दे दी। मकान बाजार में आ चुका था। मैंने आधा मकान बेच दिया। मुझे 12 करोड़ रुपए मिले। मैं होटल में शिफ्ट हो गया। मैं अब आधा दिन ईदी फाउंडेशन में काम करता हूँ। सुबह शाम एक्सरसाइज करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, खाता हूँ, सूट पहनता हूँ, होटल की गाड़ी इस्तेमाल करता हूँ। साल में एक बार महंगा तरीन टिकट लेकर मुल्क से बाहर जाता हूँ और चिल कर रहा हूँ। उनसे जब पूछा गया, आप जिस तरह रकम उड़ा रहे हैं, ये 12 करोड़ कब तक आपका साथ देंगे? बुजुर्ग ने कहका लगाया और बोले, साल का 1 करोड़ रुपए खर्च आता है। मेरा ख्याल है मैं 12 करोड़ से पहले फोत हो जाऊंगा। अल्लाह ने अगर मुझे लंबी जिंदगी भी दी तो मैं अपने दोस्त की तरह एदी फाउंडेशन शिफ्ट हो जाऊंगा। आप जैसे किसी दोस्त की मदद से हफ्ते में एक दिन खाना खाऊंगा और मौत के फरिश्ते का इंतज़ार करूंगा।